Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to see a new topic of chapter staffing, that is components or elements of or aspects of staffing. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो तीन है ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये तीनों ही अलग अलग टॉपिक है। ये तीनों के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी है। ठीक है, तो बोला जाता है कि एक स्टाफ को चुनने के लिए, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कैसे कैसे वो स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है। देखो, तीन तरीके से लाया जाता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। जब रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसके बाद जो है स्टाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन में घुसता है। सो रिक्रूटमेंट प्लस ट्रेनिंग प्लस सिलेक्शन, ट्रेनिंग बाद में होगा, सिलेक्शन पहले, दैट इज रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग इक्वल्स टू स्टाफिंग। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट, देखो जब आप न्यूज़पेपर खोलते होंगे तो आपको वैकेंसी दिखता होगा। ठीक है, कि इस जगह पे वैकेंसी है, स्कूल में वैकेंसी, इस कॉलेज में वैकेंसी है, इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी का मतलब क्या है? खाली जगह, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पोस्ट के लिए ये खाली जगह है। तो रिक्रूटमेंट उसी को बोलते हैं जब कैंडिडेट को सर्च किया जाता है कि वो आए, फॉर्म भरे और वैकेंट पोजीशन के लिए अपना नाम आगे करें, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब यही सिंपल सा चीज़ समझो, कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब पोजीशन खाली होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्रूटमेंट निकालती है, जिसमें कि आप देखते हो और आप उसको अप्लाई करते हो अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो। ठीक है, चलो, रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर कैंडिडेट who can perform the vacant roles and inducing them to apply and come forward for फिलिंग द वैकेंट रोल्स। जितने भी वैकेंट पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबको भरने के लिए रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। और आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, मान लो कि एक नया स्कूल खुला, स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स के टीचर चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, वाइस प्रिंसिपल चाहिए, सब कुछ चाहिए। न्यूज़पेपर में उसका क्या निकला? उसका वैकेंसी निकला। एक डेट रखा गया कि इस डेट में आपको स्कूल में आना है और क्या देना है, अपना इंटरव्यू देना है। तो जो स्कूल अपने तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकालती है, इसका मतलब वो रिक्रूटमेंट निकाल रही है कि लोग देखें, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भरे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोसेस होगा वो सिलेक्शन का प्रोसेस हो। So recruitment role is very important because at the end result of recruitment function is receiving large number of application to make selection for। जब भी रिक्रूटमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो इसमें लिखा रहता है कि अपना जो सीवी है, मतलब अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इसमें मेल करो। ठीक है, अपना रेज्यूमे को इसमें मेल करो। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट जब निकालती है तो जो वो ईमेल आईडी देती है, फ़ोन नंबर देती है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म जाते हैं। ठीक है, वो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग होते हैं। जब रिक्रूटमेंट हो जाता है तो उसके बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट भी बेटा दो तरीके से होता है। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो बेटा, रिक्रूटमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह से रिक्रूटमेंट होते हैं। पहला होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है। अंडर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड by existing employees of organization and no outsider are permitted in the internal source। ठीक है, देखो दो तरह से रिक्रूटमेंट होता है, एक अंदरूनी रिक्रूटमेंट, एक बाहर से लोग लेके आते हैं। तो जब अंदरूनी रिक्रूटमेंट होता है तब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है जो ऑफिस में काम करता है और कंप्यूटर में काम करता है। ठीक है, अब जो है वो बहुत लो पोजीशन में काम करता है। ठीक है, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक हेड क्लर्क की ज़रूरत है। ठीक है, हेड क्लर्क की ज़रूरत है जिसको कंप्यूटर भी आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो इंटरनल सोर्स निकाल के क्या करेगी? इंटरनल सोर्स के थ्रू वो अपना ही जो लोअर लेवल पे काम कर रहा था उसको अपर लेवल में भेजेगी। उसको बोलते हैं इंटरनल
सोर्सेज। अंदर ही अंदर क्या होता है, अपने ही लोगों को या तो प्रमोशन करो या तो ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। मान लो कि कोई एक ब्रांच है ABC लिमिटेड, उसका बहुत सारा इंडिया में ब्रांच है, एक बैंगलोर में है, एक चेन्नई में है, एक मान लो कलकत्ता में है, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स में क्या होता है कि मान लो कि एक जगह पे आदमी शॉर्ट पड़ा है तो दूसरा जगह से मंगवा लो, ये भी इंटरनल में ही होता है। तो इंटरनल सोर्स समझ में आया, अंदरूनी अंदर ही अंदर जॉब का पोजीशन होता है, ठीक है, वो अंदर ही अंदर फिल हो जाता है, उसमें बाहर के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एडवर्टाइजमेंट भी अंदर के लोगों के लिए ही होता है, डिपार्टमेंटल जिसको बोलते हैं, अंदर के लोगों के लिए होता है, बाहर के लोगों के लिए नहीं होता है। ओके, इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, इट इज़ इकोनॉमिकल, अब अंदर ही हो रहा है सब कुछ तो खर्चा कम पड़ता है। दूसरा, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो है वो लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरा भी चांस आएगा कि हम भी अच्छे पोजीशन में जाए। तीसरा, लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। देखो, जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लोग जाते हैं तो ट्रेनिंग तो पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अंदर के ही लोग हैं तो उसमें कम अमाउंट खर्च होता है, ठीक है। नए लोगों को सिखाने के लिए ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। चौथा क्या है, एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो लो चांस ऑफ टर्नओवर, ठीक है। अब क्या है कि लोग जो है ऑलरेडी अंदर ही काम कर रहे हैं, उनको पता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो उस केस में जो है लोग जो है वो अच्छे से काम करेंगे और वो छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्या है, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जब लोग जो है वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में लो पोस्ट से हाई पोस्ट में जा रहे हैं, पोस्ट उनका चेंज हो जा रहा है, उस केस में क्या उनका परफॉर्मेंस भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज़ करता है। समझ में आया। तो इंटरनल सोर्स क्या है कि लोगों को भर्ती करो अंदर से ही, ठीक है, अंदर के ऑर्गेनाइजेशन में ही आप लोगों को क्या करो, प्रमोट कर दो या फिर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब इसका बेटा मेरिट्स हुआ तो डीमेरिट्स भी कुछ होगा। डीमेरिट है कि नो फ्रेश टैलेंट और न्यू आइडियाज़ विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बाहर से हम लोग ले नहीं रहे तो न्यू आइडियाज़ भी नहीं आएगा, कोई फ्रेश टैलेंट भी नहीं आएगा। दूसरा, लिमिटेड चॉइस, जब बाहर से लोग नहीं आ रहा है, अंदर से ही हम लोग किसी का ट्रांसफ़र करा रहे हैं या प्रमोशन करा रहे हैं, उस केस में चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हम किसी आदमी को, मान लो कि कोई है जो चेन्नई ब्रांच में है, ठीक है, उसको मान लो कलकत्ता ब्रांच पे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो आदमी है जिसका ट्रांसफ़र, वो जो एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि वो ये सोचे कि नहीं मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे दूसरी जगह में भेज दिया जा रहा है। इस केस में क्या होगा कि उसका काम करने का जो तरीका है उसमें बहुत चेंजेस आ जाएगा। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट मैंने ऑलरेडी बताया आपको, दो तरह होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। पहला होता है ट्रांसफ़र, दूसरा होता है प्रमोशन। पहला क्या होता है, ट्रांसफ़र। इंटरनल रिक्रूटमेंट हमने देखा जो अंदर ही अंदर रिक्रूटमेंट होता है, उसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रांसफ़र और एक होता है प्रमोशन। ट्रांसफ़र देख लेते हैं, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। कोई आदमी जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर के हिसाब से काम कर रहा है दिल्ली वाले ब्रांच में, ठीक है, उसको मुंबई वाले ब्रांच में भेज दिया गया उसी पोजीशन पे, ठीक है। तो सिर्फ इसमें ट्रांसफ़र हो गया, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, सेम पावर है उसके पास, कुछ उसमें चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ उसका जगह शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विथ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। जब प्रमोशन मिलता है तो जो लेवल में वो काम कर रहा था उससे ज़्यादा पावर उसको मिलती है, जिसको बोलते हैं प्रमोशन। इट इंक्रीजेज द अथॉरिटी लेवल, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, ठीक है, प्रेस्टीज, सब कुछ बढ़ता है प्रमोशन में। ट्रांसफ़र में नहीं बढ़ता, ट्रांसफ़र में फिर जगह चेंज होता है, ठीक है, लेकिन अथॉरिटी वहीं रहता है। लेकिन प्रमोशन में आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, आपका पोजीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेटा देयर आर टू वेज जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हो। व्हाट आर द टू वेज, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं, इंटरनल तो हमने पूरा देख लिया, अब चलते हैं हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में।
चलो अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑब्वियसली बात है, इंटरनली में जब हम लोगों ने देखा कि अंदर से लोगों को लिया जाता है, ठीक है, उसी तरह एक्सटर्नल में देखते हैं। व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, जब बाहर के लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बुलाया जाता है, उस केस को, उस चीज़ को बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशन आर वैकेंट देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ प्रीफर्ड। जब बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है उस केस में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में किया जाता है, क्योंकि इंटरनल में उतना पॉसिबल नहीं है। इंटरनल में छोटा मोटा अगर मान लो कि रिक्रूटमेंट होता है, छोटा मोटा अगर जगह खाली रहता है तो उसमें वो लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपको जगह खाली है तो उस केस में आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। उसके मेरिट्स क्या होता है, ऑब्वियसली बाहर से लोग आते हैं तो फ्रेश टैलेंट आता है, बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल्स होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज होता है। जो लोग अभी अभी आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग के पास ऑब्वियसली बात है ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा वो लोग ने गैजेट से वो लोग ज़्यादा फेमिलियर होंगे, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फेमिलियर होंगे। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जब भी न्यू यूथ जो है काम करने के लिए आता है तो उसका जो स्पिरिट होता है ना बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। इसका मतलब कि बहुत अच्छे से वो लोग काम करते हैं, कॉम्पिटिशन मानते हैं, ठीक है। अब उसका डिमेरिट क्या है बेटा, मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ विल गो डाउन, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग लोग जो काम कर रहे हैं उनको क्या, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मान लो आप 11th में पढ़ रहे हो, आपका अकाउंटेंसी का एक टीचर है ऑलरेडी, ठीक है, और वही टीचर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों पढ़ा रहा है, ठीक है। अब मान लो आपके स्कूल ने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक और टीचर लाएंगे जो बिजनेस स्टडीज़ अलग से पढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में होता है जो दोनों टीचर अलग अलग होते हैं, कोई बहुत सारे स्कूल्स में एक ही होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके स्कूल ने सोचा कि नहीं, हम बीएसटी जो है अलग टीचर को लेके आएंगे। तो जो एग्जिस्टिंग टीचर जो काम कर रहे हैं और जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको तो ख़राब लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं तो दोनों पढ़ा रहा था, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एक ही सब्जेक्ट बचा। तो ये क्या है, जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं ना, ठीक है, एम्प्लॉय है, उनका मोरल डाउन हो जाता है। दूसरा, द न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट मे कॉज मोर टर्नओवर। मान लो नया मेंबर आया, हो सकता है कि रूल्स रेगुलेशन बहुत उनको टफ लगा, ठीक है, काम एडजस्ट नहीं कर पाया, तो उस केस में टर्नओवर मतलब नौकरी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा, इट इज़ एक्सपेंसिव टू इन्वाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर जॉब, इट इंक्रीजेज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। जब बाहर से लोगों को बुलाते हैं ना तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, तो एक तरह से ये खर्चीला है बहुत ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ लेंथी प्रोसेस। जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है ना वो लंबा प्रोसेस है, पहले रिक्रूटमेंट करो, फिर सिलेक्शन करो, फिर उनको ट्रेनिंग दो, तो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो एक तरह का लेंथी प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एग्ज़ाम में 110% पूछता है, ठीक है, कि मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, पूछता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मेथड्स। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मेथड तो दो ही था, क्या था, एक था प्रमोशन, एक था ट्रांसफ़र। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो मैं आप कुछ 5-6 बताऊंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस, फैक्ट्री या वर्कशॉप रिगार्डिंग वैकेंट जॉब पोजीशन। कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे गेट के बाहर ही लिखा रहता है कि वैकेंट जॉब पोजीशन, वॉक इन इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें लिखा रहती है। इसका मतलब क्या है कि बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर डायरेक्टली पेस्ट कर दिया जाता है कि हमारे फैक्ट्री में वैकेंसी है, हमारे ऑफिस में वैकेंसी है, वर्कशॉप में वैकेंसी है, आके फिल करो, ठीक है। तो इससे ना लोग आते जाते लोग जो होते हैं वो देखते हैं और पास ऑन करके दूसरों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि जो पीपल इंटरेस्टेड है वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ जाओ। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब आओ, इंटरव्यू दो और जाओ, ठीक है। और इस तरह का जॉब जो है वो किसको मिलता है, जनरली प्यून, स्वीपर, लेबर, हेल्पर, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, वो लोग, ये जो अनस्किल्ड जॉब पोजीशन है ना वो सब के लिए ये होता है। मान लो एक बड़ी सी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर गेट पे लिखा हुआ है जॉब पोजीशन वैकेंट, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि, नीचे लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में कम फॉर वॉक इन इंटरव्यू, और डेट दे दिया जाता है, ठीक है। और जॉब का पोजीशन लिख दिया जाता है, पियोन चाहिए, स्वीपर चाहिए, लेबर चाहिए, हेल्पर चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, लिखी रहती हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्पेशली जो होता है बेटा
वो अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस के लिए होता है, ठीक है। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या, पेपर में, न्यूज़ में, टीवी में एडवर्टाइज करो। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट द मीडिया सिलेक्ट करती है, फेसबुक, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम, उसके बाद आपका टीवी, फिर रेडियो, बहुत सारी जगह में जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, और लोग क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ आया। तो पहला आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके लिए है, जितने भी अनस्किल्ड पोजीशन है उसके लिए है, तो जिसके लिए पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए है। और एडवर्टाइजमेंट जो है वो सभी के लिए है, वो डिफरेंट मीडियाज़ में पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो तीसरा में देखते हैं। तीसरा है बेटा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है, पहले पढ़ लेते फिर देखते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस एंड from that application of suitable candidates who were not selected in the previous year selection process are called करंट ईयर। सिंपल सा चीज़ है, मान लो ये XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। उसने मान लो पिछले साल जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला था नौकरी के लिए, उसमें 100 लोगों को उसको लेना था, पर उसके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पेपर आता है ना, जो आपका बोल सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, मान लो वो 500 आ गया, तो 400 लोग तो छटा गए, ठीक है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो जो फाइल है ना, वो फाइल मेंटेन करके रखती है। अब मान लो इस साल ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो उसी 400 लोगों में से कोई अगर अच्छा कैंडिडेट होगा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो उसको बुलाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स, कॉल करके बुलाती है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहीं जॉब कर रही थी, ठीक है, मैंने कहीं और भी इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो उस साल फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ, ठीक है, पर मैं जब कहीं और जॉब करी थी तो मुझे उस स्कूल के लिए नेक्स्ट ईयर कॉल आया। ऐसा हो सकता है, बहुत नॉर्मली ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। उनके पास डेटा रहता है, वो उसी डेटा को देख के कॉल करते हैं। सो फिर से देख लेते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, ठीक है, इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस, वो अपने पास सारे पेंडिंग एप्लीकेशंस रखते हैं। एंड फ्रॉम दैट एप्लीकेशन ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट सिलेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर सिलेक्ट नहीं हुए उनको करंट ईयर बुलाया जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। बड़ा सिंपल है। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आप कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज में जब पढ़ोगे आपके दीदी भैया बहुत कोई होंगे, ठीक है, उसमें क्या होती है, पढ़ते पढ़ते लास्ट ईयर में बहुत सारी कंपनीज आती है, इंटरव्यू लेती है और लोगों को सिलेक्ट करती है, बच्चों को सिलेक्ट करती है, ठीक है। समटाइम्स द सीनियर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेजेस, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं, फ्रेश एकदम फ्रेशली जो बच्चे होते हैं, चाहे वो MBA हो, इंजीनियर हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, ये क्या करते हैं, ये सबको सिलेक्ट करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं। उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब कॉलेज के कैंपस से लेके आना, ठीक है। पांचवा है बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबरर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट टाइम। मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ गई, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से भी वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट रखते हैं, ताकि जब भी लेबर्स की ज़रूरत पड़े तो अनस्किल्ड लोगों को वो अनस्किल्ड लेबर्स को लेके आ जाते हैं। फिर 6 नंबर है एडवर्टाइजमेंट और टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट देना, वहाँ से लोगों को बुलाना। 7 नंबर पे है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। मान लो कि XYZ लिमिटेड में एक आदमी काम करता है, ठीक है, उसका नाम है राहुल, ठीक है। अब राहुल ने जाके अपने सीनियर मैनेजर को बोला कि सर इस पोस्ट के लिए मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा काबिल है, ठीक है, वो अभी इस कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन आप उसको अच्छी सैलरी दोगे तो वो इस कंपनी में आ जाएगा। तो उस केस में क्या है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वही क्या करता है, बताता है कि आप इसको ले सकते हो, उसको ले सकते हो, रिकमेंड कर सकता है, रेफर कर सकता है। समझ आया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। देखो ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है, टॉपिक्स इसके बहुत इजी हैं, आपको रेगुलर पढ़ते रहना होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट देखा, इंटरनल रिक्रूटमेंट का टाइप देखा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का टाइप देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा सिलेक्शन देखेंगे। सिलेक्शन से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सिलेक्शन के स्टेप्स भी है,
ठीक है। तो हम लोग सब देखेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। सितंबर में आपका हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है, जम के पढ़ाई करो। चलो, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, प्रीवियस वीडियो देख लेना क्योंकि उसमें मैंने स्टेप्स बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय, टेक केयर।